स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम योजना जो कि नवंबर मंथ की है उसका हम एनालिसिस करेंगे और बहुत ही शानदार ये अपना सेशन रहता है। और जो नवंबर महीने की योजना है मेरे दोस्तों, उसके अंदर में इंडियन मैरीटाइम ऐसा करके पूरा का पूरा टॉपिक है, यानी कि इंडियन कोस्ट लाइन के बारे में हम बात करेंगे। अब जब हम इंडियन कोस्ट की बात करते हैं, यानी कि समुद्री तट की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो वहाँ पर हम बात करेंगे आपके हमारे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, ब्लू इकोनॉमी की भी बात करेंगे, फिशरीज़ की भी बात करेंगे, कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन की बात करेंगे। सारी चीज़ें हम डिटेल में इस सेशन में करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही शानदार एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सभी सोच रहे हैं कि यूपीएससी के लिए कोई आपको कोर्स परचेस करना है, किसी कोर्स को आपको ज्वाइन करना है, तो ये फाउंडेशन कोर्स आपके लिए है। बहुत ही शानदार एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप मात्र 18,999 रुपये में यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा दोस्त? इसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए जीएस मिलेगा। इसमें आपको सीसैट की क्लासेस मिलेंगी। इसमें आपको दोस्तों करंट अफेयर्स प्रोग्राम के तहत में पीडीएफ प्लस में वीडियोस दोनों चीज़ें मिलेंगी। इसके अंदर में आपको मेंटोरशिप भी मिलेगी। इसमें आपको दोस्तों आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत में आपको आंसर राइटिंग में डेली हेल्प मिलेगी। आपको आंसर राइटिंग मेंस आंसर राइटिंग के थ्रू क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ के अंदर में भी हेल्प मिलेगी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। वैल्यू एडिड मटेरियल मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। तो आप इसको ज्वाइन करिए। बस कोड क्या यूज़ करना है, PRT लाइव कोड यूज़ करना है। अब दोस्तों, एक बहुत ख़ास चीज़ जो कई बार हम मिस कर जाते हैं वो है यूपीएससी की तैयारी का पिलर। कई बार मैंने आपको बताया, जैसे एक बहुत ही शानदार और एक बेहतरीन घर बनाना होता है तो एक बहुत स्ट्रांग नींव रखनी पड़ती है। वैसे ही दोस्तों, अगर यूपीएससी की तैयारी में आपको स्ट्रांग फाउंडेशन बनाना है तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। और कई सारे बच्चे एनसीईआरटी के कोर्स को लेकर मैसेज कर रहे थे। इसीलिए स्टडी IQ IAS पर आपके लिए 100 डेज के अंदर में, कितने दिनों में, 100 दिनों के अंदर में एनसीईआरटी 6 to 12th एनसीईआरटी कवर कराई जाएगी, जिसके अंदर में सारे सब्जेक्ट किए जाएंगे और ये लाइव कोर्स रहने वाला है। और ये देखिए हर एग्ज़ाम के लिए है। इसमें सब कोई इसमें एनरोल कर सकते हैं और इसका कॉस्ट क्या है, 1,500 रुपये इसकी कॉस्ट है। तो मेरा आप सभी से कहना है कि आप डिले मत करिए, क्योंकि 1,500 रुपये में उसकी 5 दिसंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। शाम को 7 बजे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी। और अगर आप 5 दिसंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं और 100 डेज़ में आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस सब चीज़ें कंप्लीट हो रही है, तो आपको इसको एनरोल करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कोड क्या यूज़ करना है, PRT लाइव कोड ही यूज़ करना है हर किसी को। इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? ये प्रशांत तिवारी PDF नाम का टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको इस सेशन की PDF दोस्त मिल जाएगी, तो आप सभी के सभी जुड़िएगा। तो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कोस्टल। तो भारत की अगर कोस्टल सिक्योरिटी की बात करी जाए तो उसके बारे में हम देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत बहुत बड़ी कोस्ट लाइन को शेयर करता है। आप देखें, अगर भारत की जो कोस्ट लाइन है वो 7,000 किलोमीटर की है। अगर मेन लैंड की देखी जाए इससे ज़्यादा की है। और उसके बाद में जब आइलैंड्स को मिला दिया जाए तो 1,000। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर भारत की मैरीटाइम अपॉर्चुनिटीज़ को देखें तो जी हाँ, यहाँ पर पानी है, रिसोर्सेज हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर साथ में एक सिक्योरिटी का भी क्या रहता है, एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। इसीलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ पर कोस्ट गार्ड हैं, पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं, अलग अलग प्रकार की नेवी तो है ही, इसलिए क्योंकि कोस्ट को हमें क्या करना है, सिक्योर करना है। तो ना सिर्फ यहाँ पर हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा क्या है, सिक्योरिटी थ्रेट भी है, जिसको हमें क्या करना है, ये भी इंश्योर करना है। क्या है? इंडियाज मैरीटाइम इंटरेस्ट इज
great importance particularly in existing geopolitical and security situation। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 95% ऑफ इंडिया का जो ट्रेड है और 65% वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए, 95% वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए, वो कहाँ से होता है? वाटर के थ्रू होता है, पोर्ट लेड डेवलपमेंट के थ्रू होता है। इसलिए हमारे लिए प्राइमरी कंसर्न हो जाता है, क्योंकि ना सिर्फ ये हमारी सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है कोस्ट लाइन, और साथ में ही हमारी इकोनॉमी के लिए भी क्या है? इम्पॉर्टेंट है ये कोस्ट लाइन। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए क्या हो जाता है? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटेजिकली भी, क्या? कोस्ट लाइन। ठीक है, तो कोस्ट लाइन वल्नरेबिलिटीज़ क्या क्या है? देखिए, हमारे पास में अगर 12 मेजर पोर्ट हैं और 239 से ज़्यादा हमारे पास में नॉन मेजर पोर्ट्स होते हैं। मेजर पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहते हैं, नॉन मेजर पोर्ट जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहते हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम है, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, प्राइवेट वेंचर, सारी चीज़ें हैं। इसलिए हमारे लिए क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लोकेशन देखिए, भारत की जो लोकेशन है वर्ल्ड के अंदर में देखिए, इसलिए वर्ल्ड के अंदर में अगर आप देखेंगे ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या है? भारत रहता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप सुएज कनाल से आएंगे और उधर मलक्का स्ट्रेट की तरफ जाना है, तो इंडियन ओशन, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, जो पेनिनसुला है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसलिए क्या है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। मेजर इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स यहाँ से होके जाती हैं। इवन दोस्तों जो हमारे नेबरहुड हैं, उनके साथ में जो हमारे संबंध थोड़े से गड़बड़ है और उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म होता है, उसके कारण में भी क्या होती है? ये वल्नरेबल हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो मुंबई के अंदर में होटल ताज पे जो हमला हुआ, टेररिस्ट अटैक, उसके अंदर में क्या हुआ था? कोस्ट लाइन का ही यूज़ किया गया, बोट के थ्रू ही यहाँ पर आए। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। वेपन ट्रैफिकिंग के अंदर में यूज़ हो सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर में यूज़ हो सकता है, फिशिंग ट्रैफिक के अंदर में यूज़ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। इवन आप जानते होंगे इसके अंदर में ड्रग्स की ट्रैफिकिंग के लिए, स्मगलिंग के लिए, क्या नाम है आपके, गोल्ड सबसे ज़्यादा स्मगल इसी वाटर के थ्रू ही हो रहा था। तो ये सारी की सारी क्या है? वल्नरेबिलिटीज़ रही हैं। ठीक है, तो ओशन की गवर्नेंस करनी। अब इसको देखिए, आपने देखा कि सिक्योरिटी थ्रेट है, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं। अब सिक्योरिटी थ्रेट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपके अटैक कर हो जाएगा, यही हो जाएगा। गवर्नेंस के भी तो इशू हैं। करप्शन अगर हो रहा है, अगर ड्रग्स आ रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, इलीगल तरीके से लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो यहाँ पर गवर्नेंस के लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हमने बनाए हैं। तो एक बार अगर देखें, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस, कस्टम्स, फिशरीज, पोर्ट अथॉरिटीज, इतने सारे डिपार्टमेंट्स को अगर मिलाया जाए तो हम देखते हैं ये सब मिलकर क्या करते हैं? मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस को देखते हैं। ठीक है, तो ये जो क्या है, मल्टी एजेंसी जो कॉन्सेप्ट है, ये आपस में कोऑपरेशन की भी बात करेगा। ये भी बात करेगा कि हर एक एजेंसी अपने अपने डोमेन में क्या रहे, वहां पर क्या है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रहे, और साथ में क्या करे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके उनके रिसोर्सेज का। ठीक है, तो हम बात करते हैं, सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, वो क्या होते हैं? कमांडर, एज कमांडर कोस्टल कमांड के होते हैं, जिनके पास में सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन की बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल एजेंसीज की के बीच में। ठीक है, कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो क्या होती है? सागर कवच, प्लीज याद रखिएगा, जिसको कौन कंडक्ट कराता है? इंडियन नेवी कंडक्ट कराती है। किसके साथ में? इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ में। सारे स्टेक होल्डर्स को इसके अंदर में इन्वॉल्व किया जाता है। आप समझ रहे हो कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसकी सिक्योरिटी, इसकी वल्नरेबिलिटीज को चेक करने के लिए। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास में इतने सारे, उनको आपस में कोऑपरेट भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया? कोस्टल कमांड की बात की गई। ठीक है, और सागर कवच, क्योंकि कोऑपरेशन रहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, इंटरऑपरेबिलिटी रहनी चाहिए, उसके लिए क्या है? सागर कवच एक्सरसाइज किसके द्वारा? इंडियन नेवी के द्वारा। किसके साथ मिलके? कोस्ट गार्ड के साथ मिलके। ठीक है, क्लियर? ठीक है, सर्विलांस होता है, जॉइंट कोस्टल पेट्रोल होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड, कोस्टल पुलिस, ये सब के सब मिलके करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें की जाती हैं। तो कोस्टल सिक्योरिटी क्या है दोस्तों? बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। और इस कोस्टल सिक्योरिटी के अंदर में, यानी कि तटीय सुरक्षा के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्या करेगा? रोल करेगा। सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल एजेंसीज बना देना यही अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो कोस्टल हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो आपस में कोऑपरेट करें, इंफॉर्मेशन शेयर करें। ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और प्लीज़ याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि जब हमारे देश के अंदर में मुंबई में जो हमला हुआ, ताज हमला जो हुआ, उसके बाद में कोस्टल सिक्योरिटी के ऊपर में बहुत ज़्यादा मेजर क्वेश्चन उठने शुरू हुए थे। ठीक है, अगला देखते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। एक हमने देखा मरीन से रिलेटेड क्या?
कोस्ट, और वहाँ से सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़। अब क्या सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ यही है? नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ भी तो हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रिसोर्सेज की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर समुद्र के साथ में आपकी बॉर्डर लग रही है तो इतने सारे समुद्र के एरिया में सोचिए कितने रिसोर्सेज हैं। साथ में ही दोस्तों मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, आप सभी जानते होंगे लैंडलॉक जो देश होते हैं जिनका कोई भी बॉर्डर किसी ओशन या सी के साथ नहीं खुलता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कैसे करें। या तो सिर्फ हवाई माध्यम से ट्रांसपोर्ट करें, और अगर दूसरे देश के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर टैक्स देना, सारी चीज़ें करना, बहुत इश्यूज रहते हैं। तो ये भारत की बड़ी मतलब वही देश विश्व के अंदर में प्रगति कर पा रहे हैं जिनके पास में क्या है, कोस्टल एक्सेस है। और भारत के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी एक खूबी है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस समय पर प्लैनेट की प्रोग्रेस के अंदर में। ठीक है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े शिप बनने शुरू होते हैं, ग्लोबलाइजेशन होता है, एक सामान दूसरे सामान में भेजना होता है, तो ये रियलाइज होता है कि हर जगह तो आप ट्रेन की लाइन नहीं बिछा सकते, पानी के ऊपर कैसे बिछाओगे, और एयर के थ्रू अगर आप लेके जाओगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमें नज़र आता है शिप, वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेजर कंट्रीब्यूटर होता है हमारे प्लैनेट की प्रोग्रेस के अंदर में। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ट्रेड एक्सपेंड करता है, कंट्रीज अपना इन्वेस्ट करना शुरू करती हैं, फिर किसी ने सी पोर्ट के अंदर में, एयरपोर्ट के अंदर में, स्टोरेज, लार्ज ओशन गोइंग शिप, मैंने बताया ना, लार्ज शिप बननी शुरू होती हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो काफ़ी समय से ऐसा नहीं है कि बहुत अर्ली फेज में, बहुत समय से पहले भी लोग एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाने के लिए नावों का, शिप का इस्तेमाल करते रहते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो शिप इंडस्ट्री है और शिप के थ्रू सामान लेके जाना, वो क्या है, थोड़ा सा आगे की तरफ में पुश होता है। यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ये चीज़ें क्या होती हैं, पुश होती हैं, और 20th डेकेड के अंदर में जब धीरे धीरे आप नीचे आएंगे 20th सेंचुरी के अंदर में, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू होता है। अब दोस्तों रिसेंट टाइम में अगर देखें तो कोविड-19 पैंडमिक ने इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, क्योंकि पोर्ट, शिप, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, बंद हो गई। इवन रशिया यूक्रेन अगर कॉन्फ्लिक्ट को देखा जाए, चाइना ताइवान टेंशन को देखा जाए, तो टेंशन कहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्रेसिवनेस कहाँ पर दिखाई देखने को मिलती है, उस आसपास के इर्द गिर्द शिप पे, वहाँ के आसपास के इर्द गिर्द के स्टेट्स पर। तो उसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज के ऊपर में भी पड़ता है। ठीक है, और क्या इशू है, डीकार्बनाइजेशन, ये बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि देखिए शिप जब हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर में फॉसिल फ्यूल यूज़ हो रहा है ना, फ्यूल यूज़ हो रहा है, और फ्यूल से क्या हो रहा है, कार्बन का बहुत ज़्यादा क्या होता है, एमिशन होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है कि कैसे मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को आप डीकार्बनाइज करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट भी ज़्यादा रहती है, फ्यूल कॉस्ट भी ज़्यादा रहती है, फिर फ्रीट एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट भी ज़्यादा रहती है। तो कैसे आप डीकार्बनाइज करें। ठीक है, और ड्रिवी और वर्ल्ड कंटेनर इंडेक्स के अंदर में अगर देखा जाए तो ये बताता है कि कंटेनर स्पॉट रेट क्या है। ठीक है, ये भी चीज़ अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और भी कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू नैरो चैनल्स। अगर मान के चलिए छोटी छोटी चैनल्स हैं, वहाँ पर अगर जैसे फॉर एग्जांपल रशिया और यूक्रेन वॉर के कार्ड में स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेलिस, ब्लैक सी के आसपास में एक्सेस अगर रुक जाए तो ये चैलेंज है, जियोपॉलिटिकल चैलेंज है। कैपेसिटी ऑफ मेगा शिप कहाँ पर, पोर्ट के अंदर में, तो जो मेगा शिप है उनको रोक दिया जाता है पोर्ट्स के आसपास में। अनयूज कंटेनर स्पेसेस ऑन शिप जिनको यूटिलाइज नहीं किया जाता है। एनवायरमेंटल रेगुलेशन, क्योंकि ये कहा जा रहा है, बार बार इस चीज़ को दोहराया जा रहा है कि एनवायरमेंट को बहुत बड़ा एक हनन हो रहा है, किसके कारण में, अगर आप लगातार शिप का यूज़ करते रहते हो। क्योंकि क्या है, आपको हायर कॉस्ट अगर पड़ेगी अगर आप दूसरे फ्यूल की तरफ में स्विच करते हो, क्लीन एनर्जी की तरफ अगर आप स्विच करोगे तो उसकी शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्लस में शिप भी क्या होते हैं, पुराने होते हैं, तो इनको रिसाइकल करना ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, चैलेंज है। जैसे इंडिया के अंदर में क्या चैलेंज है, इंडिया के अंदर में दोस्तों यही तो चैलेंज है सबसे बड़ा, कि शिप की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, शिप की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है आने वाले समय में, अगर भारत के अंदर में देखा जाए तो आप शिपिंग इंडस्ट्री को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। शिप बिल्डिंग, शिप को रिपेयर करना, ऑपरेशंस को रिपेयर करना, एक्सेस बढ़ाना। देखिए इंडिया की जितनी बड़ी कोस्ट लाइन है अभी तक हमने उसको सही से यूटिलाइज नहीं किया है, और उसको तभी आप यूटिलाइज कर पाओगे जब बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े शिप, ये चीज़ें आप क्या करोगे, डेवलप करना शुरू करोगे, शिप बिल्डिंग। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और एक और चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, टाइम। आप एक बार जब निकलते हैं, क्या है, एक बार जब निकलते हैं तो आप वापस कितने दिनों में आते हैं, टर्न अराउंड टाइम, ये कितना टाइम लगता है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस समय पर यह भी चीज़ देखा जाता है कि जो शिप के थ्रू सामान जाता है वो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लेता है। क्या लेता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, क्योंकि इंडियन के जो शिप हैं उनकी जो
एज है या फिर कह लीजिए उनका जो ड्यूरेशन है वो बहुत पुराना हो चुका है, इस कारण से भी उनको टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है इस समय पर। ठीक है, और रिपेयर के लिए जैसे इस समय पर देखा जाए भारत के पास में 32 यार्ड्स है जहाँ पर शिप को बिल्ड किया जा सकता है, लेकिन मेजर जो शेयर है वो पब्लिक सेक्टर के पास में अभी भी। ठीक है, तो रिपेयर फ्रंट में देखा जाए तो अभी इंडिया के पास में इसका अभी हमने कोई वो चीज़ नहीं करी, लेकिन इंडिया के पास जियोग्राफिकल लोकेशन है। आप देखिए वर्ल्ड की मैक्सिमम शिप कहाँ आ सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं रिपेयर करने के लिए, लेकिन क्योंकि हमने उस इंडस्ट्री को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, इस कारण से बहुत बड़ी समस्या है। पोर्ट सेक्टर के डेवलपमेंट में बड़ी परेशानी आती हैं। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी परेशानी है। अब आप खुद सोचिए अगर इन सब चीज़ों में हम इन्वेस्ट कर लें तो हमारी इकोनॉमी को कितना ज़्यादा क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। तो अभी हमने एक एस्पेक्ट देखा सिक्योरिटी, दूसरा एस्पेक्ट देखा ट्रांसपोर्टेशन, जिसके अंदर में मेन रोल है किसका, शिप का। तो शिप मैन्युफैक्चरिंग से लेके रिपेयर से लेके रिलैक्सेशन रूल्स, टैक्स, पोर्ट, ये सब चीज़ें भी क्या करती हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए हमने क्या किया, मैरीटाइम इंडिया विजन है जो 10 साल के लिए हमने ब्लूप्रिंट बनाया है कि 2030 में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। ठीक है, जिसके अंदर में हम शिप बनाने की बात करते हैं, वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाएंगे, शिप बनाएंगे, शिपिंग इंडस्ट्री को हम और ज़्यादा बूस्ट करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव बनाएंगे, एक्सपोर्टर बनेंगे, ये सब चीज़ों के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो प्लीज़ याद रखिएगा मैरीटाइम इंडिया विजन नाम की एक चीज़ है जो 2030 के अंदर में हम चाहते हैं कि इंडियन मैरीटाइम सेक्टर को हम क्या करें, ओवरहॉल कर दें, एक प्रकार से चेंज कर दें। ठीक है, चलें। ठीक है, सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर में क्या है, हम सीरीज ऑफ पॉलिसीज चला रहे हैं जो क्या करेगा, इन सब चीज़ों को, पोर्ट्स को डेवलप करेगा, पोर्ट्स के पास तक जाने की एक्सेसिबिलिटीज़ उनको डेवलप करेगा। ठीक है, अगर रिवराइन डेवलपमेंट फंड बना रहे हैं, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। हम देखिए पोर्ट के थ्रू हम म्यांमार में कनेक्शन, थाईलैंड के साथ कनेक्शन, सारी चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक ग्रिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलें। तो कंक्लूजन यही है कि मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वर्ल्ड के अंदर में, ट्रेड के अंदर में, और उसके अंदर में इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता है। प्लीज इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल देखें तो अब कोस्टल इरोजन। अब इसको मैं बहुत सिंपल और सरल भाषा में आपको समझाऊं अगर, तो कोस्ट लाइन इरोज हो रही है, इरोड हो रही है, यानी कि कटाव हो रहा है। उसके दोनों कारण हो सकते हैं। एक मैन मेड कारण, जहां पर हम क्या करें, कोस्ट लाइन पर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसके कारण में वो जो सॉइल है वो लूज हो रही है और वो पानी के कारण में कटाव होता जा रहा है। दूसरा जो कोस्टल इरोजन हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है नेचुरल एक्टिविटीज़ के कारण में, साइक्लोन के कारण में, सुनामी के कारण में, रेगुलर जो ओशन जो करंट्स हैं उनका फ्लो कैसा है, इन सब कारणों से भी क्या हो रहा है, आपका कोस्ट लाइन में इरोजन हो रहा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो कोस्टल एरिया आपको क्रूशियल इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। लेकिन अगर देखा जाए जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है कोस्टल एनवायरनमेंट के ऊपर में, और अबाउट 20% इंडियन पॉपुलेशन जो रिजाइड करती है कोस्टल एरिया के अंदर में। आप खुद सोचिए कि अगर कोस्ट लाइन एरिया के अंदर में इरोजन ऐसे होता रहे, ऐसे कटाव होता रहे, तो यहाँ पर रहने वाली जनसंख्या को कितना नुकसान होगा। तो भारत की 20% जो पॉपुलेशन है वो यहीं पर रहती है, जैसे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कोची, विशाखापट्टनम, यहाँ पर कई सारे लोग रहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोस्टल इरोजन अगर डेफिनेशन में देखा जाए तो वेयरिंग अवे एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ सॉलिड एलिमेंट्स बाय शोर लाइन एज वेल एज सेडिमेंट। ऑलरेडी बताया, कटकर उधर की तरफ जाना, है ना। ठीक है, इरोजन क्यों होता है, जब जो डिपोजिशन हुआ वहां से मटेरियल धीरे धीरे हटना शुरू हो जाए। इवन आपको देखिए खनन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इरोजन के अंदर में। और मैंने आपको बताया इरोजन दोनों प्रकार से होता है, नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी होता है, और कई बार दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि जो कोस्ट लाइन पर आप क्या करते हैं, वहाँ पर जो बीचेस पर सारी चीज़ें बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, वो मैन मेड को आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं। वहाँ पर जो खनन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, वो भी मैन मेड हो गया। और नेचुरली क्या हो गया, वाटर करंट हो गया, उसका बीच का शेप क्या है, सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अगर भारत के अंदर में कोस्टल इरोजन को देखा जाए तो केरला सबसे वर्स्ट अफेक्टेड है अगर देखा जाए इसके हिसाब से। ठीक है, तो 1980 में असेसमेंट किया गया था, तो ये कहा गया 85% ऑफ केरलाज कोस्ट लाइन इज वल्नरेबल टू इरोजन। यानी कि आप खुद सोचिए कितना बड़ा हिस्सा केरल का इरोजन को लेकर क्या है, वल्नरेबल है। इवन कर्नाटक और महाराष्ट्र जो है वो भी बहुत ज़्यादा क्या हुए हैं, बैडली अफेक्ट हुए हैं बाय सी इरोजन। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, और
द प्रॉब्लम इन अदर स्टेट फाउंड टू बी इन पैचेस, जो बहुत ज़्यादा होता है। पौडीचेरी को आप देखें, इवन आप देखें कई सारे आइलैंड क्या होते हैं, सबमर्ज कर जाते हैं वाटर लेवल इंक्रीज करने के कारण में। कई सारे आइलैंड क्या होते हैं, ख़त्म हो गए हैं इरोजन के कारण में, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कई जगह पे क्या है, फर्स्ट एंटी सी इरोजन मेजर लिया गया कहाँ पर, पुडुचेरी के अंदर में, ठीक है, जहाँ पर फ्रेंच ने किया 1920s के अंदर में 1.75 लॉन्ग रिटेनिंग वॉल बनाई, जो क्या करेगा पुडुचेरी को उसको क्या है इरोड होने से बचाएगा। तो याद रखिएगा कि कई सारे मेजर्स भी लिए जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 1.75 किलोमीटर की एक लंबी वॉल बनाई, दीवार बनाई, जो क्या करेगा इरोड होने से रोकेगा। किसको, किसके द्वारा, फ्रेंच के द्वारा, ठीक है। तो कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, द कोस्ट लाइन कीप चेंजिंग इट्स शेप एंड पोजिशन कॉन्टिन्यूसली ड्यू टू डायनेमिक एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। और भी कई सारे प्रेशर हैजार्ड्स लाइक सोइल इरोजन, सी वाटर इंट्रूजन, कोरल ब्लीचिंग, ये सारे कारण हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ह्यूमन एक्टिविटी हमने बताया, मैंने आपको एक बताया नेचुरल कॉज क्या, सी लेवल के अंदर में राइज होता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है किसके अंदर में, कोस्टल इरोजन के अंदर में, ठीक है। जैसे मान लीजिए सीवियर स्टॉर्म्स आते हैं, टाइडल सर्ज आते हैं, साइक्लोन आते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए। मैंने अभी आपके साथ बताया कि ये सब क्या है, नेचुरल है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर में बड़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं, आप जानते हैं भाई। वेव्स तो मैंने ये नेचुरल के अंदर में एक और ऐड कर लेना, जो अभी मैंने बोला कि वेव्स कितनी तरीके से आ रही हैं, कितनी तेज आ रही हैं, किस टर्बुलेंस के साथ में आ रही है, सेडिमेंट्स लेकर आ रही हैं कि काट कर लेकर जा रही हैं, तो ये भी एक रीज़न है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में खनन करना, एक्सकेवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण में होती हैं। ऑयल गैस माइनिंग, सैंड माइनिंग, ठीक है, पोर्ट बनाना, ये सब चीज़ें भी क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं इसके ऊपर में, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि माइनिंग के कारण में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बीचेस के ऊपर में। अगर देखा जाए जो वेजिटेशन के ऊपर में असर पड़ता है, इवन आप अगर देखिए वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए आप कोस्टलाइन के आसपास का जो एरिया है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, उसको अगर आप क्लीन करते हो तो भी क्या होता है, वहाँ पर जो होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, सॉइल को जो होल्ड करने की कैपेसिटी है, वो भी क्या होती है, कम होती है, फिर धीरे धीरे लूज होनी शुरू होती है। तो ये भी इम्पैक्ट डालता है इसके ऊपर में, ठीक है, क्लियर है। तो अब हमने क्या है, शोर लाइन चेंज एटलस ऑफ इंडिया कोस्ट, इंडियन कोस्ट, ये प्रिपेयर किया गया किसके द्वारा, कोस्टल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी के द्वारा प्रिपेयर किया गया, जो ये बताएगा कि भाई साहब हमारे यहाँ पर कोस्टल एटलस के थ्रू हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी कोस्ट लाइन, कौन सा एरिया, किस एरिया के अंदर में कितना ज़्यादा क्या हो रहा है, वहाँ पर चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो अभी कोस्ट हमने देख लिया, सिक्योरिटी वाला देख लिया, ट्रांसपोर्ट देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे मैरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये सबसे बड़ा इशू है। आप कभी तस्वीरें देखते होंगे तो समुद्र के आसपास में कितना बड़ा प्लास्टिक का ढेर बना होता है। प्लास्टिक का पॉल्यूशन इस समय पर बहुत बड़ा एक क्या है, मेजर कंसर्न है, ठीक है। तो अगर देखा जाए वर्ल्ड के अंदर में बहुत बड़ा एक परेशानी है, और इस समय पर रेगुलर हमें मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए एवरी ईयर ह्यूमन जो है 300 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से 11 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कहाँ, ओशन के अंदर में डायरेक्ट चले जाते हैं। आप खुद सोचिए, ओशन के अंदर में आपके घर में अगर कोई आकर कूड़ा फेंक जाए तो कैसा लगेगा, आप कैसे रहेंगे। ओशन के भी अंदर भी दोस्तों एक इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम, उनके ऊपर में क्या अटैक पड़ता हो, फ़र्क पड़ता होगा। जैसे शिप, जैसे फ़िश क्या करती हैं, उनको निगल लेती हैं, और फिर वही फ़िश क्या है, कंज्यूम की जाती है ह्यूमन के द्वारा अपने फूड के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है हमारे शरीर के ऊपर में, ठीक है। मोस्ट प्लास्टिक्स नेवर डिसअपियर, इंस्टेड इट बिकम्स स्मॉलर विथ पार्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम माइक्रो प्लास्टिक बोल रहे हैं। इवन ये न्यूज़ आई भी थी कि फ़िश के अंदर में माइक्रो प्लास्टिक हमें देखने को मिल रहा है, और माइक्रो प्लास्टिक को फिर क्या है, उस फिश को अगर ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है तो वो माइक्रो प्लास्टिक हमारे अंदर में भी चला जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है किस पे ऊपर में, फिशिंग इंडस्ट्री के ऊपर में असर पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इशू है। प्लास्टिक अगर देखा जाए भारत के अंदर में जो प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर में 39.7% ये क्या हुआ, और अभी क्या हो गया 9.46 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट पर ईयर देखा जाए। आपको पता होगा इस साल से प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर में बैन लगाया गया है ना। ओनली 15% ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड इज रिसाइकल्ड इन इंडिया एंड रेस्ट इज सेंट टू लैंडफिल इनक्रेटर्स डम्प्ड इनटू ओशन एंड रिवर। आप खुद देखिए, सिर्फ और सिर्फ 15%,
सिर्फ और सिर्फ 15% हम क्या करते हैं, इनको रिसाइकल करने की कोशिश करते हैं। बाकी सारा सब कुछ क्या है, इन सब जगह पर चला जाता है। तो यानी कि रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट कर रही है प्लास्टिक डेब्रीज के अंदर में। ओशन के अंदर में प्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ना सिर्फ हमारी हेल्थ के ऊपर में बल्कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर में भी बहुत बुरा असर ये डाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तमिलनाडु कोस्ट के अंदर में देखा जाए अगर, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्या है हमें नज़र आता है प्लास्टिक पॉल्यूशन रहा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने क्या किया, बैन कर दिया यूजेज ऑफ थिन प्लास्टिक पॉलीमर्स ऑफ थिकनेस बिलो 40 माइक्रोन। इवन देखिए चेन्नई के अंदर में प्लास्टिक को प्रोडक्शन को बैन किया गया, वहाँ से कैसे क्लीन किया जाए। इवन मैंने आपको बताया था केरल के अंदर में भी किया गया कि प्लास्टिक बीच के आसपास में प्लास्टिक यूज़ ही नहीं होगा। ये चीज़ें करी जा रही हैं। भारत के अंदर में क्या किया गया है, बैन किया गया कि कैसे प्लास्टिक यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से आप ये समझने की कोशिश की, थर्मोकोल हो गया, प्लास्टिक बैग हो गया, बॉटल हो गया, स्ट्रॉज हो गए, ये सब के सब क्या करते हैं, माइक्रो और मैक्रो दोनों के दोनों प्लास्टिक के रूप में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। माइक्रो यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो छोटे छोटे होते हैं, मैक्रो यानी कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं। तो अगर देखा जाए तो आप खुद सोचिए, फूड के रैपर हो गया, स्ट्रॉज हो गए, प्लास्टिक बैग हो गया, बॉटल हो गया, ये सब मिलाकर क्या काम करते हैं, मैक्रो लेवल का हमें ये प्लास्टिक, हमें ये डेब्रिज देखने को मिलता है। तो प्लास्टिक वेस्ट बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है। देखिए बायोडाइवर्सिटी हमारे गल्फ ऑफ मन्नार में, अभी हमने पढ़ा था गल्फ ऑफ मन्नार, कोरल रीफ है, सी ग्रास है, बेड है, मैंग्रोव हैं, अलग अलग प्रकार की हमें यहाँ पर टर्टल्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की फिशेस देखने को मिलती हैं। ऑलिव रिडली टर्टल हम बात करेंगे वहाँ पर, जब बे ऑफ बंगाल से उधर की तरफ जाता है, किधर की तरफ में, क्या नाम है आपका, उड़ीसा की तरफ में। अंडमान एंड निकोबार में हम देखते हैं, किसको देखते हैं हम, लेदरबैक टर्टल को देखते हैं। तो अगर मान के चलिए इस एरिया में इसमें अगर मरीन पॉल्यूशन होता है तो कितना बड़ा मेजर कंसर्न है। तो ये बायोडाइवर्सिटी को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। अगर आप देखें इस गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तो 4223 प्रकार के स्पीशीज ऑफ प्लांट और एनिमल हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर यहाँ पर प्लास्टिक पॉल्यूशन लगातार बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ के एक्वेटिक इकोसिस्टम को क्या होगी, परेशानी होगी। ठीक है, अब जो प्लास्टिक है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनता है, जैसे क्रूड ऑयल से बनता है। तो इनको बहुत डिफिकल्ट होता है इनको क्या कर पाना, डिकम्पोज कर पाना। रिसाइकल तो हो जाएगा लेकिन डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे। तो जब छोटे छोटे उसके अंदर में डिवाइड होते रहते हैं तो माइक्रो प्लास्टिक बन जाते हैं, जिनको हम 5 मिलीमीटर की डायमीटर में हम कह सकते हैं। और ठीक है, और ये एनवायरनमेंट के अंदर ही रहते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, वही जो ऑलरेडी बताया मैंने, इसके कारण में क्या होता है कि आप इनको अपनी खाली आंखों से देख भी नहीं पाएंगे, इतने छोटे हो जाते हैं। और इनको क्या करते हैं, जैसे मछलियों ने खा लिया, या फिर मान के चलिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से ये आपके शरीर में अगर चले जाए तो आपको कितना ज़्यादा नुकसान होगा। और हम देखिए ह्यूमन की यही सबसे बड़ी परेशानी है, हम अपना लिए कंसर्न सबसे ज़्यादा रखते हैं। ये प्लास्टिक एक्वेटिक इकोसिस्टम को ही तो परेशान कर रहा है ना, हम उसकी बात कभी भी नहीं करते। ठीक है, देखते हैं अगला, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। भारत के अंदर में दोस्तों आज़ादी के 75 वर्ष हुए, तो इसके लिए हमने एक स्कीम शुरू करी, एक इनिशिएटिव शुरू किया, जिसके अंदर में हम 75 बीचेस को हमने आइडेंटिफाई किया हमारे पूरे देश के अंदर में। और 75 डेज तक हम क्या करेंगे, जो 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है वहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, क्लीन अप ड्राइव चलाएंगे, जिसके तहत में हम इन सारे एरिया को, इंटरनेशनल क्लीन अप जो डे है कब आता है, 17 सितंबर 2022 को। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो प्लीज़ याद रखिएगा, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर नाम से आप समझ पाएंगे ये क्या है, क्लीन करने के लिए कि 75 बीचेस को हम करेंगे आइडेंटिफाई, 75 डेज तक हम करेंगे। और इसके अंदर में चाहे आपके लोग हों, चाहे एनजीओज हों, कोस्ट गार्ड हो, सबके सब इसके अंदर में इन्वॉल्व हो रहे हैं इसकी सफाई करने के लिए। ठीक है, जिसके अंदर में हमने टारगेट लिया कि 1500 टन ऑफ गार्बेज हमें क्या करना है, सी कोस्ट से रिमूव करना है। ठीक है, ये हमने टारगेट लिया। नेक्स्ट है ब्लू इकोनॉमी। देखिए मैंने ऑलरेडी कहा कि ये जो ओशन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज के रूप में देखा जाए। चाहे पेट्रोलियम देखिए, चाहे आप फॉसिल देखिए, क्रूड जो ऑलरेडी हमने देखा, फिश देखिए, अलग अलग प्रकार के सी से रिलेटेड जो हमें मिनरल्स मिलते हैं उनको देखिए। उन प्रकार के अंदर में अगर हम इस रिसोर्सेज को रखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर में, इसलिए हम इसको ब्लू इकोनॉमी का भी दर्जा देते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की अगर देखा जाए तो ब्लू इकोनॉमी को डिफाइन कैसे किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव लाइवलीहुड एंड जॉब क्रिएशन। ठीक है, ये क्या है, सब कुछ आपका ब्लू इकोनॉमी के अंदर में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो डिफाइन करता है, ठीक है, ये कहता है कि बेटर स्टीवर्डशिप
फॉर आवर ओशन और ब्लू रिसोर्सेज। तो ओशन आपकी इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है क्या, ओशन। अगर अर्थ के सबसे ज़्यादा हम देखें, मैंने ऑलरेडी बताया नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, फॉसिल, सबका ढेर आपको यहाँ मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। 80% जो ट्रेड है वो सी बॉर्न होता है। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड अगर देखा जाए तो सी के थ्रू होता है, ऑलरेडी हमने देखा। आप अगर आप मिलिट्री लेवल पर देखें, सिक्योरिटी लेवल पर देखें, तो भी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, सी की। ठीक है, तो इंडियन ओशन को अगर देखें, थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। प्लीज़ ये फैक्ट है, क्या है ये फैक्ट है, याद रखिएगा। थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, जो आपका 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और इसके अंदर में इंक्लूड होता है एक्सटेंसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड लार्ज हाई सीज। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। इंडियन ओशन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अब देखिए इतनी इंपॉर्टेंस है कि सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से है, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से है, जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से है, अगर आप एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, उसके पर्सपेक्टिव से है, तो उसको हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो वही गवर्नेंस वाली बात आ गई, मैरीटाइम गवर्नेंस एंड ब्लू इकोनॉमी की बात आ गई। ठीक है, तो वही आ गई, इंडियन ओशन रीजन को कैसे बचाया जाए, कैसे उसको प्रिजर्व किया जाए, कैसे वहाँ पर सिक्योरिटी के और गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव इंक्रीज किया जाए, कैसे वहाँ का सस्टेनेबल यूज़ किया जाए उन रिसोर्सेज का, जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो, लेकिन साथ में ऐसा ना हो कि वहाँ पर उनको क्या हो, नुकसान हो। ठीक है, तो ब्लू इकोनॉमी फूड सिक्योरिटी के अंदर में कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे मैंने आपको बताया, फिश। ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन के अंदर में हेल्प करेगा, द मिटिगेशन ऑफ रिसेलियंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज उसके अंदर में हेल्प करेगा, एनहांस ट्रेड के अंदर में हेल्प करेगा। तो ब्लू इकोनॉमी के कितने ज़्यादा क्या है फ़ायदे हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ओवरव्यू ऑफ इंडियाज ब्लू इकोनॉमी अगर हम देखें, तो इंडियाज ब्लू इकोनॉमी क्या है, इंक्लूड्स द कंप्लीट ओशन रिसोर्सेज सिस्टम एज वेल एज ह्यूमन मेड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्या है यहाँ पर है, और सबको हम क्या करते हैं, ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा मानते हैं। वो सारा क्या करता है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर में। अगर आप देखा जाए तो 4% ऑफ जीडीपी मैरीटाइम को हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के अंदर में मैरीटाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इंपोर्ट के अंदर में मैरीटाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिशरीज एंड मिनरल्स मोस्ट वायबल कंपोनेंट है कहाँ के, ब्लू इकोनॉमी के, अगर इंडिया के अंदर में देखा जाए। ठीक है, टू डिपॉजिट मिनरल्स ऑफ कमर्शियल सिग्निफिकेंस ऑफ डेवलपर्स ऑफ इंडियन ओशन आर पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल्स एंड पॉलीमेटेलिक ह्यूज सल्फाइड। इनको भी हम सर्च करने में लगे हैं, डीप ओशन मिशन वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इन शॉर्ट में आपको बताऊं, आप खुद सोचिए, डायरेक्ट ये हमारी इकोनॉमी पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अब इसका इनडायरेक्ट वाला भी देख लो, अगर आप शिप बिल्डिंग की बात करते हो, पोर्ट बिल्डिंग की बात करते हो, तो यहाँ से कितना जॉब क्रिएशन हो रहा है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, और ये अल्टीमेटली किसके ऊपर में इम्पैक्ट डालेगा, पॉजिटिव इकोनॉमी के ऊपर में इम्पैक्ट डालेगा। तो इसलिए भी क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ब्लू रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं, ब्लू रिवोल्यूशन आर ऑल्सो नोन एज नील और नीली क्रांति इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन 1985 टू 1990, जब 7th 5-year प्लान था। ठीक है, इसके अंदर में हमने क्या ऑब्जेक्टिव लिया था कि कैसे डेवलप करना है, मैनेज करना है, प्रमोट करना है, किसको, फिशरीज को, जिससे फार्मर्स की इनकम क्या हो जाए, डबल हो जाए। अभी मैंने आपको बताया कि 20% पॉपुलेशन भारत की इस कोस्ट लाइन के आसपास में रहती है। तो सोचिए, ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी के लिए, बल्कि ये आपके जो मतलब ये इनकम फार्मर के लिए कितनी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहां पर आप फार्मर्स की इनकम को डबल कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, चले, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अंदर में। ऑलरेडी हमने देखा कि इंडियन कोस्ट गार्ड भारत की तरफ से एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर में रोल प्ले कर रहा है। तो वही वो कह रहे हैं कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वन ऑफ द मेजर मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है इंडियन ओशन रीजन के अंदर में, और ये इसका जो रोल है धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इवन अब धीरे धीरे इसका रोल और भी चीज़ों में बढ़ रहा है, ना सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि एक फैसिलिटेटर के रूप में भी काम कर रहा है, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को क्या करेगा, आगे की तरफ में पुश करेगा। ठीक है, क्लियर है, चले। तो इंडिया क्या है, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है, ये सबसे चीज़ है। अगर आप इधर जाएंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फिर इधर स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब आप सोचिए, यहाँ से यहाँ कोई सामान लेकर जाना है तो भारत बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है, जहाँ से मोस्ट ऑफ द ट्रेड, मोस्ट ऑफ कमर्शियल शिप यहीं से इंडियन ओशन से क्या करती हैं, मूव करती हैं। अब जब ये यहाँ से मूव करती हैं तो यहाँ पर पायरेसी जैसे
लूटपाट, डकैती, ये सब चीज़ें भी क्या हो जाती हैं, हो जाती हैं। तो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इन सब का भी रोल क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है सेफ गार्ड पैसेज आगे देने के लिए। अगला देखें, सेलिंग थ्रू द हिस्ट्री। अब हम इसके आर्टिकल में देखेंगे कि शिप की प्रोग्रेस, इन सब चीज़ों को अगर देखें तो एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा से ही क्या रहे, पावरफुल वेपन के रूप में इस्तेमाल होते रहे। ठीक है, अब ये चीज़ समझिएगा, एयरक्राफ्ट कैरियर की हम बात कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी आप सभी ने देखा है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या करता है, जैसे मान के चलिए पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो जाए तो सिर्फ लैंड से हम लड़ाई करेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर में बहुत सारे जो जहाज हैं, कौन से, लड़ाकू विमान, वो लैंड करके रह सकते हैं, वो यहाँ से उड़ान भर सकते हैं, दोबारा लैंड कर सकते हैं। यानी कि ये मारक क्षमता, किसी भी देश की मारक क्षमता को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर जिस कंट्रीज के पास में, जिस देश के पास में जितने ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे उसके पास में उतनी ज़्यादा मारक क्षमता बढ़ जाती है। वहाँ से आपके क्या करेंगे, ये आपके लड़ाकू जो विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं, ये सब क्या कर सकते हैं, वहाँ से उड़ान भर सकते हैं। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़ा क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलें तो आगे बढ़ते हैं, एक बार जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप इस चीज़ को देखते होंगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स की पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर में एक होड़ सी मची रहती है कि किस देश के पास में कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, क्योंकि ये आपको एक अलग प्रकार की फ्लेक्सिबल अप्रोच के अंदर में, मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है कि अगर कभी ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर आपको मैरीटाइम डोमेन के अंदर में भी क्या कर सकते हैं, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर के फ़ायदे ये होंगे कि यहाँ से आपको एयरक्राफ्ट यहाँ से हवाई उड़ान भर सकते हैं, मारक क्षमता आपकी ये चीज़ें क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री अगर देखें भारत के अंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, अगर इंडिया के अंदर में, तो 1960 से ही इंडियन नेवी के अंदर में ये चीज़ें हो रही हैं। आईएनएस विक्रांत सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर रहा भारत का, आप जानते हैं इसके बारे में। तो आईएनएस विक्रांत जो है 22 सितंबर 1945 को लॉन्च किया गया, जिसका नाम था हरक्यूलिस उस समय पर, एज ए हरक्यूलिस। फिर उसके बाद में इसके इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज स्टॉल्ड एंड वॉज कम्प्लीटेड व्हेन इंडिया परचेज इट फ्रॉम ब्रिटेन इन 1957। यानी कि 1957 में हमें इसे ब्रिटेन से परचेस करना पड़ा, फिर उसके बाद में इसका क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो 4 मार्च 1961 के अंदर में इसको कमीशन किया जाता है, इस किस नाम से, विक्रांत के नाम से। ठीक है, और इसकी फर्स्ट कमांड किसके पास है, कैप्टन प्रीतम सिंह के पास में होती है, तो याद रखिएगा ये। ठीक है, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसने, जो वॉर थे उसके अंदर में रोल प्ले किया, 1970 वॉर के अंदर में इसने रोल प्ले किया। ठीक है, बहुत हर जगह पे इसने, फिर आईएनएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा विक्रांत ने, कई सारी जगह पे 1984 के अंदर में आईएनएस। फिर हमने क्या किया, अपनी कैपेसिटीज़ को और लगातार इंक्रीज़ करते रहे। अभी आपको पता होगा हमने नया सबसे लेटेस्ट हमने क्या किया है, एयरक्राफ्ट कैरियर को अभी क्या किया, जो भारत के अंदर में निर्मित है, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको लॉन्च किया है। उस कारण से इस कंटेक्स्ट के अंदर में ये आर्टिकल इस समय है। ठीक है, फिर देखेंगे हम आईएनएस विराट। तो आईएनएस विराट जो है वो किसके द्वारा, जो ब्रिटिश रॉयल नेवी है उसके द्वारा एज ए HMS हर्मस ये कमीशन किया गया था नवंबर 18 1959 को। रॉयल नेवी को इसने काफ़ी जगह तक सर्व किया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1980 के बाद में ये क्या हुआ, फिर हमारे देश में कब आया, 1987 के अंदर। कहाँ पर आता है, 1987 के अंदर। तो इंडियन नेवी ने सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर की, आप देखिए 1947 के बाद आज़ाद होते होते 1986 के अंदर में हमारे पास क्या आता है, सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर आता है। ठीक है, और उस समय तक हम पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश, चाइना, ये सारी वॉर हम लड़ चुके थे ऑलरेडी। आप खुद सोचिए कि अगर उस समय पर हमारी नेवी स्ट्रांग होती, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमारे पास में होते, तो जब हमारी वॉर किसके साथ में, चाइना के साथ हुई थी, तो हमें पूरा का पूरा डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं थी कि हम उधर से ही जाए, क्योंकि हमारे पास उधर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो हम नीचे से भी उनके ऊपर में क्या कर सकते, प्रेशर बना सकते थे। लेकिन उस समय पर ये चीज़ हमारे पास में, ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी। इसीलिए अभी जब गलवान वैली वाला इंसिडेंस होता है तो वहाँ पर भारत ने जो इंडियन ओशन रीजन है वहाँ पर भी अपना थोड़ा सा आधिपत्य स्थापित किया था, दिखाया था कि हाँ हम क्या कर सकते हैं उस जगह पर। ठीक है, तो याद रखिएगा 1986 में हम इसको एक्वायर करते हैं, और फिर उसके बाद में
1987 में हम इसको शुरू कर लेते हैं। और बहुत सारे मेजर ऑपरेशन में आईएनएस विराट ने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे आईएनएस जुपिटर था, वो कहाँ पर, श्रीलंका के अंदर में पीस कीपिंग जो ऑपरेशन हमने शुरू किए थे उसके अंदर में इसने आईएनएस जुपिटर क्या नाम है, आईएनएस विराट ने क्या किया था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ऑपरेशन पराक्रम के अंदर में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कारगिल वॉर के अंदर में इसने रोल प्ले किया। ऑपरेशन विजय के अंदर में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप खुद सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप सोचिए हमारे पास में सिर्फ 2 है थे, मतलब अब तो हमने अपना एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है और सब कुछ ठीक रहा, तो हम धीरे धीरे इस फील्ड के अंदर में बाहर से हमें मंगाने की, बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी यूज्ड। ठीक है, तो हम अपना खुद का क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो ये बड़ी सारी एक्सरसाइज, जैसे मालाबार एक्सरसाइज, उसके अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं। वरुणा एक्सरसाइज, मालाबार क्या, आपकी नेवी, यूएस नेवी के साथ में इसने पार्टिसिपेट किया। फिर फ्रेंच के साथ वरुणा एक्सरसाइज, फिर नसीम अल बहर। ठीक है, ये हो गया। अब मालाबार एक्सरसाइज कौन सी हो चुकी है, अब दोस्तों ये अपग्रेडेड हो चुकी है, आप सभी के सभी जानते हैं। मालाबार एक्सरसाइज के अंदर में अब यूएस भी हो गया, जापान भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, इंडिया, ये चारों के चारों क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, सारी जगह पर ये काम करता है। फिर आ गया अब आईएनएस विक्रमादित्य। ठीक है, रशिया का रिफर्बिश्ड गोर्शकोव था, ये एडमिनिस्टर किया गया हमारे यहाँ पर। इसको हम 2013 के बाद में से ये सर्व कर रहा है हमारे यहाँ पर, है ना। ठीक है, फिर आईएनएस विक्रांत, ये आ गया इंडिया का अपना खुद का। तो आईएनएस 45,000 टन का, और आईएनएस विक्रांत क्या है, लार्जेस्ट नेवल शिप है, डिजाइंड एंड बिल्ड इन इंडिया। ठीक है, इंडिजिनस 76%। इसी साल ये क्या हुआ है, कमीशन हुआ है, इसी साल इसको लॉन्च किया गया, इसलिए बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट। इससे पता चलता है कि हमारी ताकत अब कितनी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। यहाँ पर मिग 29, आपका क्या नाम है, MH-60R, कैमोव, ये सब हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी कैपेबिलिटी एयर विंग की कितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। आपको सोचिए 30 एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, और सारी चीज़ें रहने वाली यहाँ पर, हेलीकॉप्टर रहेंगे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रहेंगे, सारे हेलीकॉप्टर रहेंगे। ठीक है, तो कितनी ज़्यादा क्या करेगा, हमारी कैपेसिटी को, हमारी मारक क्षमता को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसकी PDF मैं शेयर कर दूंगा, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, क्या है, सारी चीज़ें, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आया है, क्या क्या इसमें वेपन्स यूज़ होने वाले हैं। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। अब आता है अगला, पोर्ट लेड डेवलपमेंट। अब आप सभी जानते हैं दोस्तों कि पोर्ट्स की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि देखिए एक तो नंबर ऑफ शिप तो आएंगी ही, है ना, बिल्कुल सही बात है, लेकिन साथ में एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्त। क्या होती है, जब हम पोर्ट लेड डेवलपमेंट करते हैं तो उसके आसपास के जो इर्द गिर्द के एरिया हैं, क्या है, जो उसके आसपास के जो इर्द गिर्द के एरिया हैं वहां पर, यानी कि उन रीजन के अंदर में भी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, उन रीजन में भी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, क्लियर, चलें आगे बढ़े। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, सागरमाला, जो अभी हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा, सागरमाला प्रोजेक्ट का क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि पोर्ट लेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जिससे हम ट्रांसपोर्ट कर सकें गुड्स को दूसरे देशों के अंदर में, वहाँ से हम इंपोर्ट कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें, दोनों चीज़ों को बढ़ाना है। ठीक है, तो सागरमाला प्रोजेक्ट अब एक और डिफरेंट जो रीजन्स हैं उनको डेवलप करेगा, वहाँ पर जो उनकी परेशानियाँ हैं उनको सॉल्व करेगा। इसके कारण में क्या होगा दोस्तों, पोर्ट लेड डेवलपमेंट के थ्रू क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जब क्रिएट होता है तो आप खुद सोचिए कितने बड़े नंबर पर जॉब क्रिएशन होता है। नो डाउट ये बनने के बाद में तो क्या करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो हेल्प करेगा, ट्रेड पॉलिसी में हेल्प करेगा, लेकिन साथ में ही जब ये बन रहा होगा तब सोचिए कितने ज्यादा नंबर ऑफ जॉब क्रिएशन में ये हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर में। अब यहाँ पर आपको टाइम बाउंड एक्शन करना है, सारी चीज़ें आपको फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों चीज़ें तैयार करनी है। तो कोस्ट लाइन के अंदर में ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा कर दें, उसको यूज़ करने वाला, उसको चलाने वाले, वो भी स्किल्स चाहिए, तो वो भी स्किल इसके अंदर में प्रोवाइड की जाएंगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड मैरीटाइम शिप बिल्डिंग, CEMS, ये कैंपस हैं वाइजाग और मुंबई के अंदर में, जहाँ पर क्या किया जाएगा, धीरे धीरे इसको स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, और सारी चीज़ कर ही चुके हैं। और अगर नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियन कोस्टल कम्युनिटी एंड क्लाइमेट चेंज। अब इस चीज़ को बहुत शॉर्ट और सरल भाषा में समझिए दोस्तों कि मैंने अभी कहा 20% लोग कहाँ पर रह रहे हैं, कोस्ट लाइन पर रह रहे हैं। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है दोस्तों, तो उसके कारण में क्या हो रहा है, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो अकर हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आप देखेंगे फ्लड वाले जो इंसिडेंसेस हैं
वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना। फ्लड वाले इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अब फ्लड वाले जब इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं तो हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि साइक्लोन, पहले एक समय था साइक्लोन सिर्फ बे ऑफ बंगाल में ही होता था, अब हमें अरेबियन सी में भी देखने को मिलता है। तो यानी कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा क्या है, आने वाले समय पे एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर आने वाला है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग, 250 मिलियन लोग के आसपास में विद इन 50%, 50 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन हम रह रहे होते हैं। 1382 ऑफशोर आइलैंड है हमारे पास में, कंप्राइजिंग 514 आइलैंड, जहां पर दोस्तों लोग रह रहे हैं। अंडमान निकोबार जहां पर लोग रह रहे हैं, आप खुद सोचिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर क्लाइमेट चेंज के कारण में दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन आना इंक्रीज होते हैं, यहाँ पर स्टॉर्म, ये सब चीज़ें आनी शुरू होती हैं, सुनामी जैसी चीज़ें होती हैं, तो क्या होगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में वल्नरेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। इसको कैसे देखा जाए, सी लेवल राइज हो रहा है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। वो गर्म पानी हमेशा एक्सपेंड भी करता है, वाटर, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होगी, वाटर गर्म होगा तो वो एक्सपेंड करेगा, तो सी लेवल राइज भी करेगा। अब सी लेवल राइज करेगा तो जो पॉपुलेशन लो लाइंग एरिया में रह रहे हैं उनके ऊपर में डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी चीज़ें होंगी। सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है, जो साइक्लोन है वो क्या हो रहे हैं, उनके ऊपर में बहुत बड़ा क्या पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले क्या था, इसका जो टेम्परेचर था वो आइडियल नहीं होता था किस चीज़ के लिए, साइक्लोन के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, अरेबियन सी का टेम्परेचर भी क्या होने लग गया, आइडियल होने लग गया है साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये भी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन एंड फ्लड ये लगातार बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। सॉल्ट वाटर का इंट्रूजन हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ये आप खुद सोचिए ना कि जो अगर मान के चलिए क्लाइमेट चेंज होता रहेगा तो जो फिशरीज़ का एरिया है जहाँ पर आप मछली पकड़ते थे वो भी धीरे धीरे क्या होंगे, कम होना शुरू होंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी के ऊपर में असर पड़ेगा, वेल्थ के ऊपर में असर पड़ेगा, और ये डायरेक्ट इंपैक्ट करता है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर में असर करेगा, है ना। जो फिशिंग कम्युनिटी है, जो फिशिंग कर रहे हैं, जो काफ़ी समय से इसी में लगे हुए हैं, जो फिशिंग फार्मर हैं, उनके ऊपर में कितना इसका असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इंप्लीमेंट करना चाहिए, फिर स्टॉक करना चाहिए, असेसमेंट, प्लस में कैसे वल्नरेबिलिटीज़ को पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, कैसे वल्नरेबिलिटीज़ को पहले ही पहचाना जाए, और प्लस में अभी से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ा जाए। क्लाइमेट चेंज के अंदर में बहुत ज़्यादा असर उन कंट्रीज़ के ऊपर में पड़ेगा जिनकी कोस्ट लाइन कहीं ना कहीं पानी के साथ में, मतलब जिनकी जो बॉर्डर है जो पानी के साथ लगती है, तो उसमें भारत के ऊपर में इसका असर पड़ने वाला है। तो ये योजना, और भारत की, मतलब आप इसको इस तरीके से करिएगा, इंडिया की कोस्ट लाइन उससे रिलेटेड है पूरा का पूरा, कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, हम कहाँ पर हैं, और आगे क्या क्या फ्यूचर हो सकता है। ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर में डिस्कस करी हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। PRT लाइव कोड यूज़ करके आप 18,999 रुपये में अगर आपको ये चीज़ मिल जाती है तो मुझे लगता है कि आज ही आपको इसके अंदर में एनरोल करना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों ये NCERT का कोर्स, लेकिन कोड क्या यूज़ करना है, PRT लाइव कोड ही यूज़ करना है हर जगह पर दोस्त, हर जगह पर। इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, प्रशांत तिवारी PDF नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर PDF मिल जाएगी। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़िए, ट्विटर पर जुड़िए, टेलीग्राम पर जुड़िए। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। कुरुक्षेत्र के जो है योजना के बाद में कुरुक्षेत्र किसकी, नवंबर महीने की, वही मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।